चलिए अब देख लेते हैं कि जब एसिटल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन करते हैं फेलिंग विलेन के साथ तो क्या होता है। तो एसिटल्डिहाइड जो होता है वो एक एल्डिहाइड है, तो हम लोग उसको इस तरह से लिख देंगे CH3CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली ये होता है, मैं साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH, ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन। पर हम लोग काम यहीं से चला लेंगे क्योंकि रिएक्शन मैन यहाँ पे होता है। क्या होता है देख लेते हैं। तो ये एसिटल्डिहाइड के साथ हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन का, और मैंने बता दिया है कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं किसको, CuOH होल ट्वाइस। हाँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन जब करते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान ये क्या करता है, अपना ऑक्सीजन इसको देके इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस, यानी कि अपचयित हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। और जब हम किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, आप लोग बेसिक चीज़ें जानते होंगे, ये अपने एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा एसिड, और ये रिड्यूस होकर बना लेता है Cu2O, और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्या बोला, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बोला, क्यूप्रस ऑक्साइड। जो Cu+2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, और जो Cu+ होता है हम उसको बोलते हैं क्यूप्रस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर है उस पर +1 चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है, बेसिकली इतना है। तो क्या इतने में रिएक्शन हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जो ये हमको मिला है ये एक रेड प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप, ये नीचे बैठ जाता है। तो हमको पता चलता है कि भैया हमारा जो पाउडर है, जो सॉल्यूशन है, जो केमिकल हमको दिया गया उसमें एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड होता है तभी ये बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो बेसिकली ये टेस्ट है, एल्डिहाइड का एक टेस्ट है, पर ये रिएक्शन से हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे थे भी फेलिंग का टेस्ट कैसे होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। क्लियर है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ था कि एसिटिक अम्ल जो होता है उसका रिएक्शन अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया जाए तो क्या होगा। तो जो एसिटिक अम्ल होता है, ये एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करें तो क्या होगा। जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं आप लोगों को पता होगा, इसका सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया था कि जब हम PCl5 का रिएक्शन करते हैं, जो फॉस्फोरस होता है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है। इस वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है, और यहाँ से सबसे पहले आपका पहला काम होना चाहिए POCl3 को बाहर निकालना। अब जब यहाँ से POCl3 बाहर निकल गया तो ये दो हिस्से में टूट गया था, ऐसा मान लो। POCl3 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, Cl2 बचा। तो ये जो Cl2 है, इस Cl2 में से जो एक Cl है वो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बना के, HCl। एक और Cl बचा, यहाँ पे H है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना के CH3COCl बना लेगा। अब बोलेंगे यहाँ तो एक और था, वो कहाँ गया भाई, ये जो O है ना इसके साथ देखो ये PO बना लिया है, तो ये क्या बना लिया, POCl3। यहाँ पे क्या बचा, CO, और यहाँ पे H बचा है, H को कौन ले लिया, Cl2 ले लिया, और Cl2 का Cl ले लिया, एक और Cl है इसको दे दो, वापस दे दो, कुछ लिए तो कुछ देना पड़ेगा ना, क्या लिए, H लिए, क्या दिए, Cl दिए, तो CH3COCl, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं विलियमसन की अविरल इथरीकरण विधि। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग सकता है, पर इसका एक एस्पेक्ट है जो आप लोगों को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है आप बनाए हो और आपको लग रहा हो सही बनाए हो, लेकिन वो हो सकता है गलत भी हो। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, क्रॉस चेक करने के लिए कम से कम कि आप सही बनाए हो कि नहीं। चलो समझते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग एथिल अल्कोहल का 2 अणु लेते हैं। अब एथिल अल्कोहल का 2 अणु बोलते ही इसमें समझना, हाँ मैं सही बनाया हूँ। आगे ट्विस्ट एंड बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो एथिल अल्कोहल का 2 अणु लेते हैं, C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल, या इसको एथेनॉल कहते हैं। और इसके 2 अणु मतलब एक और अणु लिख देता हूँ मैं, और दूसरे अणु को कुछ इस तरह से लिखता हूँ C2H5, और इसको हम लोग कर देंगे हीट, एंड विल हीट अप टू 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 140 डिग्री तक हम इसको गर्म कर देंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करने से इसमें जो पानी का अणु है वो बाहर निकल जाएगा,
और बाहर निकलने के बाद ये H2 बन गया, -H2 हो गया, और ये C2H5O C2H5, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, ईथर बन गया। और ये एक ईथर निर्माण की विधि है जो विलियमसन जो ईथरीकरण विधि है, विलियमसन की अविरल ईथरीकरण, ये ईथर बनाने की विधि है। लेकिन इसको सतत क्यों बोला जाता है, क्वेश्चन ये है, इसको सतत क्यों बोला जाता है, कंटिन्यूस क्यों बोलता है, अविरल यानी कि कंटिन्यूस, इसको कंटिन्यूस क्यों बोला जाता है, इससे इसका कोई, इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से इसका कोई जवाब नहीं मिलता है, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसको कॉन्टीन्यूस क्यों बोला जाता है, तो इसको कॉन्टीन्यूस या सतत क्यों बोला जाता है, इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज्म देना पड़ेगा। क्या ये सतत होता है, हाँ या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ ये सतत होता है, यस। तो फिर कैसे प्रूफ करो ये सतत कैसे हुआ, तो इसको पूरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। अगर मैकेनिज्म नहीं पता तो फिर ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जो एथिल अल्कोहल है, ओके, गरम करते हैं किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया मैं, H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 वो भी कंसनट्रेटेड यानी कि सांद्र। तो अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो जो एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल का जो एक अणु है, वो सबसे पहले H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। और टेम्परेचर तो यहाँ पे है 140 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ से ये जो OH है वो H2SO4 के एक हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना लेगा, H2O बना के बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचा उसको लिख दो, क्या बच गया, C2H5 बचा है और कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बचा, HSO4, राइट, हाँ HSO4 नहीं, यहाँ से OH और H, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, SO4 और यहाँ पे H, इस तरह से लिखना है इसको, SO4H, इस तरह से इसको लिख देना है, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो C2H5 SO4H है वो H2SO4 के सॉरी एथिल अल्कोहल के दूसरे अणु से अभिक्रिया करता है, एक और अणु के साथ अभिक्रिया करता है एथिल अल्कोहल की, ठीक है। ये जो एथिल अल्कोहल है उसके दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करता है, और जब दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो SO4H है, जो पहले H2SO4 था, वो क्या करता है, अपने मूल रूप में आना चाहता है, मतलब H2SO4 बनना चाहता है। तो ये क्या करता है, इसका एक हाइड्रोजन को खींच लेता है, और जैसे ही इसका एक हाइड्रोजन ये ले लेगा तो यहाँ फिर से जो SO4H था या HSO4 था, वो इस H को पाने के बाद फिर से क्या बन जाएगा, H2SO4। तो यहाँ पे क्या बन गया, H2SO4, और हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, C2H5, और यहाँ क्या बच गया, C2H5O। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, C2H5O C2H5, यानी कि ये क्या बन गया हमारा, ईथर। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, देखिए ये जो H2SO4 था वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, और यूज़ होने के बाद ये बन भी रहा है, ये यूज़ हुआ है और यहाँ पे बन भी रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन में हम ये समझते हैं कि H2SO4 हम एक बार अगर इनपुट के तौर पे या उत्प्रेरक के तौर पे डाल देते हैं तो वो बनता ही रहता है, उसको और डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे जैसे H2SO4 बनते जाएगा वो वापस से एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते जाएगा, तो एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते जाएगा H2SO4, और बार बार डालना नहीं पड़ेगा। तो ये जो अभिक्रिया अपने आप चलते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। क्यों कंटिन्यू चल रहा है, रुकता तब जब यहाँ पे H2SO4 नहीं बनता, H2SO4 की कमी होती, और इस अभिक्रिया में जो एथिल अल्कोहल होता है उसको एक्सेस में लिया जाता है। एक्सेस का मतलब क्या है, अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है। किसको अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है, एथिल अल्कोहल को। और जब ये अधिक मात्रा में ऑलरेडी होता है और हम H2SO4 को एक बार डालते हैं और ये खुद बन रहा है, बार बार ये रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा, फिर ये बनने के बाद अपने खुद के साथ रिएक्ट करेगा, फिर H2SO4 वापस छोड़ देगा, H2SO4 वापस से फिर इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, इसके साथ मतलब और भी तो अणु होंगे ना ऐसे अणुओं के साथ, और ये अभिक्रिया सिंस कंटिन्यू चलते रहता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सतत अभिक्रिया या अविरल अभिक्रिया, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस अभिक्रिया, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वो भी क्लियरली।